प्रिय बच्चों, समाजशास्त्र का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया था। सेकंड पार्ट में आपको अध्ययन करना है, जिसमें सेकंड पार्ट में प्रथम लेसन है संरचनात्मक परिवर्तन। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे देश में औद्योगिकरण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। आज की वर्तमान में अगर देखें तो अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं राष्ट्र में। तो इन परिवर्तनों पर आपको अध्ययन करना है। तो आप देखेंगे कि वर्तमान को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों की भी जानकारी हो। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध एवं विस्तृत है। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है, जबकि आधुनिक भारत को जानने के लिए औपनिवेशिक काल को जानना आवश्यक होता है। हमारे देश में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप एवं प्रतिमानों पर आधारित है। यहाँ तक कि हमारा सड़कों पर बाएं ओर चलना भी ब्रिटिश अनुकरण है। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलीय कृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि अंग्रेजी आज भी विशेषाधिकारों की द्योतक है। उपनिवेशवाद की समझ एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। अर्थात एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्धन राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है तो उसे उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन किसी अन्य शासन से अलग और अधिक प्रभावशाली रहा, जिसके कारण जो परिवर्तन आए ये अत्यधिक गहरे व भेदभावपूर्ण रहे हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद पूंजीवाद व्यवस्था पर आधारित था। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए, जिससे ब्रिटिश पूंजीवाद का विस्तार हुआ तथा उसे और मजबूती मिली। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रसार के लिए जंगलों को भी नहीं छोड़ा गया। उन्होंने पेड़ों की कटाई और बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कराई। जंगल को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून भी बनाए।
जिसके कारण जंगल पर आश्रित गड़रिये एवं ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। नए औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत ग्रामीणों, चरवाहों व गड़रियों का जंगलों में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। जंगल से अब भेड़ बकरियों, गाय भैंसों इत्यादि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना भी दुर्लभ हो गया। उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में स्थित अन्य उपनिवेशों में भी भेजा। दुनिया के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं, जो वस्तुतः भारत के उपनिवेशवादी शासन के दौरान उन देशों में पहुँचे हैं। भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद अधिक प्रबल हुआ तथा इस प्रक्रिया के दूरगामी प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना पर भी दिखाई दी। उपनिवेशवाद का अर्थ साधारणतया विदेशी शासन, जैसे भारत में ब्रिटिश शासन से है, जबकि इसके विपरीत राष्ट्रवाद का आशय था कि भारत के लोग या किसी भी उपनिवेशीय समाज के लोगों को संप्रभु होने का समान अधिकार है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस विरोधाभास को सही समय पर समझा। उन लोगों ने घोषणा कर दी कि स्वाधीनता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है तथा वे राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता के लिए लड़े। नगरीकरण और औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, कल और कारखानों के उत्पादन से है, जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधनों जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। औद्योगिक समाजों में अधिक से अधिक रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं। कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जा रही है। कृषि संबंधित व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जा रही है। पश्चिम देशों में 90% से अधिक लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि शहरों में रोजगार व व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। अतः नगरीकरण को हमेशा औद्योगिकरण से जोड़कर देखा जाता है। यह दोनों परस्पर एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं। भारत के प्राचीन नगर जैसे सूरत और मछलीपत्तनम, जहां से व्यापार हुआ करता था, का अस्तित्व कमजोर होने लगा, जबकि आधुनिक नगर जैसे मुंबई और मद्रास, जो उपनिवेशवादी शासन से परिचित थे, अधिक मजबूत होते गए। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद तंजौर, ढाका एवं मुर्शिदाबाद की राज समाओं का विघटन होता गया। फलतः इन राजसभाओं के संरक्षण
में कार्यरत कारीगर, कलाकार और कुलीन लोगों का भी पतन होता गया। 19वीं शताब्दी के अंत से भारत के कुछ आधुनिक नए शहरों में जहां यांत्रिक उद्योग स्थापित किए गए, यहाँ लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव से अधिक लोग नगरों में बसने लगे, लेकिन इसके विपरीत भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में अधिकतर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा। पश्चिमी औद्योगिकरण और उसके परिणाम स्वरूप उभरे मध्य वर्ग की तुलना भारत में हुए औद्योगिकरण के अनुभवों के साथ की जाती रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़े नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समुद्र तटीय नगरों जैसे मुंबई, कोलकाता और मद्रास उपयुक्त माने जाते थे। वर्ष 1690 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यापारी जॉब चारनॉक ने हुगली नदी के किनारे कोलकाता, गोविंदपुर और सुतानुती में व्यापार के केंद्र बनाए। कालांतर में ये तीनों व्यापारी केंद्र कोलकाता शहर के रूप में स्थापित हुए। इन शहरों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जाता था तथा साथ ही यहीं से उत्पादित वस्तुओं का सस्ती लागत में आयात किया जाता था। चाय की बागवानी भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण उस प्रकार से नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ। इसका मुख्य कारण औद्योगिकरण की देर से हुई शुरुआत नहीं थी, बल्कि यहाँ के प्रारंभिक औद्योगिकरण एवं नगरीकरण पर औपनिवेशिक शासन चलता था, जो अपने ही हितों को देखता था। औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी तथा उनसे बलपूर्वक काम लिया जाता था। ब्रिटिश व्यवसायियों के लिए सरकारी बल का प्रयोग कर बागानों में मजदूरों से सस्ते में काम कराया जाता था। बागान वालों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूरों पर कड़े से कड़ा बल प्रयोग किया जाता था। 1851 ईस्वी में चाय उद्योगों की शुरुआत भारत में हुई थी। अधिकतर चाय के बागान असम में थे। वर्ष 1903 ईस्वी तक 4,79,000 स्थायी तथा 93,000 अस्थायी लोगों को असम में काम पर रखा गया था। क्योंकि असम की जनसंख्या साधन नहीं थी तथा चाय के बागान निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे, इसलिए बड़ी संख्या में श्रमिकों को दूसरे प्रांतों से लाया गया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए आर्थिक शोषण पर एक केंद्रीय मुद्दा था। उपनिवेशवाद से पहले के भारत की जो तस्वीर कथा साहित्य आदि में दिखती थी उसमें समृद्ध और संपन्नता थी, लेकिन उपनिवेशवाद के बाद भारत में गरीबी दिखाई देनी आरंभ हो गई। उपनिवेश के बाद भारत में गरीबी
दिखाई देनी आरंभ हो गई। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। आधुनिक विचारों के द्वारा लोगों ने अनुभव किया कि गरीबों को दूर किया जा सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अनुमान लगाया कि तीव्र और बृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, जिससे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। देश में भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों को बनाने में उद्योग, पब्लिक सेक्टर और बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर को महत्वपूर्ण माना गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में आधुनिक और समृद्धशाली भारत की स्थापना करने के उद्देश्य से लौह इस्पात उत्पादक उद्योगों तथा विशाल बांधों एवं विद्युत शक्ति केंद्रों का निर्माण किया जाने लगा। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। भारत में 21वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया की दर अत्यंत तीव्र होती नजर आती है। भारत सरकार की स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी योजना नगरीकरण को तीव्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज़ादी के बाद 2 दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। नगरीकरण अनेक प्रकारों से हो रहा था। भारत के कई गांव भी तेजी से बढ़ रहे नगरीय प्रभाव में आ रहे थे। नगरीय प्रभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन शैली में तेजी से बदलाव आने लगे। वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या के 17.29% अर्थात 62.44 मिलियन लोग 2843 कस्बों में रह रहे थे, जबकि 2011 में भारत की जनसंख्या के 31.16% अर्थात 377.10 मिलियन लोग अर्थात 7,935 कस्बों में रह रहे थे। वर्ष 1951 में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 41.42 थी और वर्ष 2011 में यह 31.80 थी। आज़ादी के बाद पहली बार निरपेक्ष रूप से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वृद्धि देखने को मिली, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि दर में तेजी से आई गिरावट और नगरीय क्षेत्रों की वृद्धि दर के लगभग समान रहने के कारण हुई। इस प्रकार से ये लेसन संरचनात्मक परिवर्तन का वादन समाप्त होता है और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस लेसन को अपने बुक में अवश्य देखें और पढ़ें और जो मैंने वादन किया है इसे भी ध्यानपूर्वक सुने, मनन करें, चिंतन करें और आप सभी लोगों को संरचनात्मक परिवर्तन के बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको कल प्रेषित कर दिए जाएंगे, जिसे आप अपने फेयर कॉपी में लिखें और प्रश्नों के उत्तर याद करें। जय हिंद।